Good morning, students. In the previous class, beta, we have discussed about the Kepler's second law and we have derived it. Okay. Kepler's second law and we have derived it as well. And what is Kepler's second law? That the line joining the sun and the planets, sweeps out equal areas in equal interval of time. Okay? That will sweeps out equal areas in equal interval of time. Equal areas in equal time. Okay, equal areas in equal interval of time. So that term is known as aerial velocity. ठीक है, area per unit time, that term is known as aerial velocity. ठीक है, इसे aerial velocity आपने बोलना शुरू कर दिया. Equal area in equal time means aerial velocity is constant. ठीक है, and we have proved that the aerial velocity is a constant. जो बेटा आपने aerial velocity आप लेके आए थे उसकी वैल्यू जो आई थी that is L by 2m, जहाँ पे L आपका होता है angular momentum and 2 is a constant. Similarly mass is also a constant. ठीक है, and we have proved that L is a constant in case of a centripetal motion. ठीक है, L is a constant. Okay, that we have discussed. It is done. Now coming next to the third one, that is Kepler's third law. Kepler's third law. Please hold on a second. Okay. Yeah. So today's topic is Kepler's third law. ठीक है, and I am going to prove that. ठीक है. So what is Kepler's third law? That is also known as law of time period. Law of period. Period या फिर आप कहिए टाइम पीरियड. ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड. सो व्हाट इज इट? फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो दैट व्हाट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? इफ देयर इज ए पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मींस एनी मोशन व्हिच विल रिपीट्स इटसेल्फ. ओके, एनी काइंड ऑफ मोशन व्हिच विल रिपीट्स इटसेल्फ. हर एक मोशन क्या है? अगर वो पीरियोडिक है देन इट विल रिपीट इटसेल्फ. वो खुद को रिपीट करने वाला है. जैसे आप क्लॉक की बात कर लीजिए तो क्लॉक में अगर एक बार सुई 12 पे आई है तो वो फिर 12 घंटे बाद फिर वो 12 पे ही आएगी. ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन एंड द टाइम टेकन बाय सच ए मोशन to repeat itself. Okay, any motion which repeats itself is periodic motion. फिर the time taken by this motion to repeat itself is known as time period. Okay, जैसे कि अर्थ आपके सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है. ठीक है, 365 डेज के बाद वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, फिर वहीं पे आ जाएगी. फिर 365 दिन के बाद फिर वहीं पे आ जाएगी. देन क्या है? मोशन कैसा है? पीरियोडिक, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है. और टाइम पीरियड क्या हुआ? 365 डेज. ठीक है, 365 डेज. तो केपलर थर्ड लॉ डील्स विद द लॉ ऑफ पीरियड. किसके साथ डील करता है? लॉ ऑफ पीरियड के साथ डील करता है. एंड क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ time period is directly proportional to the cube of the radii of semi
मेजर axis, semi-major axis. It means the square of time period is directly proportional to the cube of the radii of the semi-major axis. डन. जैसे कि ये सपोज करिए ये ऑर्बिट है, ये आपका सन है, ये प्लैनेट जो है इसके चारों चक्कर लगा रहा है. ठीक है, तो ये बेटा ये सपोज करिए ये ए है. ठीक है, तो जो यहां से चला है प्लैनेट, यहां से ऐसे गया और फिर यहीं पे आ गया, तो इसमें जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड. दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. तो ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब के. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब के. इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा बड़ा आपका ऑर्बिट होगा उतना ही ज्यादा उसे टाइम लगने वाला है. ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा ऑर्बिट होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगने वाला है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मर्क्यूरी है, ठीक है, तो सन के सबसे पास है तो उसका ऑर्बिट सबसे कम होगा. इसका मतलब उसका ए सबसे स्मॉल है, तो ए स्मॉल है तो टी भी उसका सबसे स्मॉल होगा. इसका मतलब मर्क्यूरी सबसे कम टाइम लेती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, और नेपच्यून आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा बिकॉज इट इज एट द फारदेस्ट डिस्टेंस है सोलर सिस्टम में. तो क्या करेगा बेटा, उसका ये बड़ा होगा ना, समझ रहे हो, उसका ऑर्बिट भी बड़ा होगा. जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ज्यादा ऑर्बिट भी बड़ा होगा. ऑर्बिट बड़ा होगा तो बेटा टाइम पीरियड भी उसे ज्यादा ही लगेगा. सो दैट इज लॉ ऑफ पीरियड. ये आपको काम करना है कि आप सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं एक बार उनका टाइम पीरियड देखिएगा, और टाइम पीरियड देख के आप फिर इस लॉ की हेल्प से उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करिएगा कि क्या ये बातें सही है. ठीक है, अब आज बेटा इसे प्रूव करने वाले हम. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. लेकिन क्या करते हैं, सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल बनाने के लिए चीजों को, मैं ये जो ऑर्बिट है लेट अज्यूम दिस टू बी सर्कुलर. क्या मान लेते हैं, सर्कुलर मान लेते हैं. ठीक है, उससे चीजें जो है वो थोड़ी सिंपल हो जाएंगी. ठीक है, चीजें क्या है, सिंपल हो जाएंगी. प्रूव करना है तो हम सर्कुलर ऑर्बिट मान के हम जो है प्रूव करने वाले हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट मान लेते हैं. चलिए, सो सपोज दिस इज द ऑर्बिट. ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट बन चुका है, एंड इस ऑर्बिट में आपका जो प्लैनेट है वो चारों चक्कर लगा है. ठीक है, अब कह देते हैं कि लेट द रेडियस इज आर. तो यहां से यहां तक भी आर, यहां से यहां तक भी आर, यहां से यहां तक भी आर, यहां से. सो दैट इज आर. ठीक है, दैट इज आर. अब यहां से आपका सपोज करिए प्लैनेट चलता है, ऐसे गया, घूमता हुआ फिर यहीं पे आ गया. ठीक है, घूमता हुआ यहीं पे आ जाता है. तो जो ये टाइम लेता है, कितना टाइम लेगा, टी, कैपिटल टी, टाइम पीरियड. द टाइम टेकन टू रिपीट इटसेल्फ, है ना, या कंप्लीट वन रोटेशन या रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन या रिवॉल्यूशन या एक रिपीटेशन को पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड. तो बेटा आपका प्लैनेट ऐसे गया और यहाँ पे आ गया, तो इसमें जितना टाइम लगा है वो क्या है, वो टी है. ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बेटा कि टी स्क्वायर वैसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब. ये ए इलिप्स में ये होती है ना, लेकिन ए का काम यहाँ क्या करेगा, आर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव. ठीक है,
बहुत सिंपल चीजें आपकी होने वाली है, बहुत अच्छे से आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। चलिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सभी को पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ लिया था और 11th में भी पढ़ा है, पीछे अभी पढ़ के आए हो। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहली चीज हो गई। चलिए, अब यहां से बेटा, यहां से स्पीड का देते, सपोज करिए इसकी स्पीड मान लेते हैं v, स्पीड मान लेते हैं v, ठीक है, दैट इज स्पीड v, ठीक है, स्पीड v है। डिस्टेंस मैं क्या कर रहा हूं बेटा, देखिए मैं टाइम को t लेने जा रहा हूं, टाइम को t, मतलब यहां से चला, ऐसे ऐसे होता 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 यहां पे आ गया, तो कितना टाइम लगा उसे, t, और कितने डिस्टेंस चली उसने, सरकमफ्रेंस। कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपका प्लैनेट, जो इस सर्किल की क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी। जितना सरकमफ्रेंस होगा उतनी डिस्टेंस होगी, समझ रहे हो। देखिए, t लेना है मुझे, टाइम को क्या करना है, t लेके चलना है, टाइम को लेके चलना है t, मतलब वो यहां से यहां आ जाता है, तो यहां से यहीं आने में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, सरकमफ्रेंस। समझ रहे हो बात है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस 2 पाई r अपॉन t, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई r अपॉन t, 2 पाई r अपॉन t, समझ गए। v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन t, ठीक है। यहां से t की वैल्यू निकाल के देखते हैं, t क्या है देखते हैं। चलिए बेटा, t को निकाल लेंगे, इसे साफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको ये पता चली गया होगा बेटा कि डिस्टेंस जो है वो सरकमफ्रेंस होगी और टाइम पीरियड जो है वो t का काम करेगा, ठीक है। यहां से t निकाल लेते हैं, t आएगा बच्चे, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, 2 पाई r अपॉन v, ठीक है, 2 पाई r अपॉन v, ठीक है। चलिए, टी स्क्वायर देख लेते हैं क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा पूरे का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर। So t square is 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखिए चीजें क्या क्या वैरी हुई है, r है आपका, t स्क्वायर है और यहाँ पे v स्क्वायर बेटा। तो इस v स्क्वायर को निकाल के लाते हैं, ठीक है। इस v स्क्वायर को निकालना है किसकी फॉर्म में, r की फॉर्म में। v स्क्वायर को निकालेंगे किसकी फॉर्म में, r की फॉर्म में। चलिए, कहां से, कल पढ़ा है, कल ही पढ़ा है आप लोगों ने, क्या पढ़ा है कल, कि फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट फॉर द रोटेशन के लिए या मोशन ऑफ प्लैनेट के लिए यू विल रिक्वायर ए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्या चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होती है, किसी दूसरे फोर्स की वजह से होती है। वो दूसरी फोर्स यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, समझ रहे हो बातें। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होती है, किसी दूसरे फोर्स की वजह से होती है। तो वहां पे वो वाली फोर्स कौन है, यहाँ पे वो फोर्स है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होती है, G
mm/r²। ठीक है, देखिएगा बेटा, ये मेरा सन है सपोज करिए, यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे बेटे मेरा जो है प्लैनेट है, तो इसका मास आप कह देते हैं कैपिटल एम, इसका मास आप कह देते हैं स्मॉल एम, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई यार, तो फोर्स Gmm/r²। फोर्स इज इक्वल्स टू Gmm/r²। डन। एंड दैट, इस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इस फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, mv²/r। पढ़ा है आप लोगों ने कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसकी वजह से होती है? किसी दूसरे फोर्स की वजह से। यहां वो दूसरी फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Gmm/r² इज इक्वल्स टू mv²/r। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगी, तो v² विल बी इक्वल्स टू Gm/r। ठीक है, v² इज इक्वल्स टू Gm/r। यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा v² की, तो क्या ये ऊपर ऐसे रहने दीजिए 4π² r², और v² की वैल्यू क्या है? Gm/r। अब ये r कहां चला जाएगा? r कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा, r ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब r ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 4π², क्या बनेगा बेटा? 4π², r² ऊपर है, एक r यहां से चला जाएगा तो r³ हो जाएगा, r³ अपॉन Gm। 4π² r³ अपॉन Gm। अब देखिए यहां पे देखिएगा जो रिजल्ट आया है मेरा लास्ट में, रिजल्ट क्या आया है? t² इज इक्वल्स टू 4π² अपॉन Gm r³। ठीक है, अब इस रिजल्ट को देखते हैं। 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास ऑफ द सन, तो सन का मास भी क्या है? कांस्टेंट है, नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? चीजें कांस्टेंट। इसे क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जब आप इसे कांस्टेंट मान लेंगे तो t² इज इक्वल्स टू k r³ कांस्टेंट क्या है? 4π² अपॉन Gm, 4π² अपॉन Gm। तो दैट इज क्यूब स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। t स्क्वायर is directly proportional to r³। ठीक है, that is what we are going to prove। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड t² is directly proportional to the cube of the radii किसकी? ऑर्बिट की। ओके, रेडियाई किसकी? ऑर्बिट की। So here is the third law, Kepler's third law, and we are done with it. So we have studied three basic laws of Kepler. First is all planets revolve around sun. First thing is this. Second, कैसे ऑर्बिट में? in elliptical orbit। ठीक है, in elliptical orbit। थर्ड क्या बात आई कि where sun is not situated at the center में नहीं है, it is situated at one of its foci। ठीक है, so all planets revolve around sun in elliptical orbits where sun is situated at one of its foci। okay, first is that। second law क्या है? second law क्या कह रहा है? second law कह रहा है कि the line joining the sun and the planet
sweeps out equal areas in equal interval of time. Okay, the line joining the sun and the planet, the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. So area upon time ये नई टर्म आएगी, that is aerial velocity. इस एरियल वेलोसिटी को क्या पर प्रूव करना है, कांस्टेंट प्रूव करना है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी का मैंने बताया है L/2m आएगा, तो वहां से मुझे L को कांस्टेंट प्रूव करना पड़ेगा। वहां पे मैंने पिछली वीडियो में बेटा यही था कि किस तरह से आप L को कांस्टेंट प्रूव कर सकते हैं। और थर्ड आया था लॉ ऑफ पीरियड, ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियाई ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या फिर इफ अगर मैं इसे सिंपल बनाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट। अगर आप इलिप्स लेते हैं, इलिप्स लेंगे तो क्या होगा, उसमें दो रेडियाई होंगी, एक सेमी मेजर एक्सिस वाली, एक सेमी माइनर एक्सिस वाली। तो ये ए जो है दैट इज द रेडियाई ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर वो आप सर्कुलर लेते हो तो रेडियाई जो है सब जगह सेम होगी। सो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। शुरुआत कहाँ से करी थी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस 2πr, वहां से टी का स्क्वायर कर देते हैं, टी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी दूसरे फोर्स की वजह से होने वाली है हमेशा। तो यहाँ कौन सी फोर्स होती है, वो दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो Gmm/r² इज इक्वल्स टू mv²/r, और वहां से आप बहुत इजीली v² की वैल्यू निकाल सकते हैं। और v² की वैल्यू निकालने के बाद आप पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, यहां से r ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी t², ठीक है। सो आई होप बेटा ये लेक्चर आपको समझ आए। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, केपलर लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप पढ़िए। इन केस कोई भी डाउट आती है देन यू मे आस्क मी। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड बाय बेटा।